हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो एजुकेशन से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विकलांगता क्या है। पूरे चैप्टर्स में विकलांगता के ऊपर ही बताया गया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी विकलांगता के ऊपर और उसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या थे वो सब बताए थे और विभिन्न मॉडल्स वगैरह क्या थे। और आज मैं आपको बताऊंगी विकलांगता की परिभाषा और जो विभिन्न संगठनों द्वारा परिभाषित किया गया था विकलांगता को उसके बारे में, और लिंग और विकलांगता के आधार पर जो महिलाएं हैं उनको कैसे प्रभावित कर सकता है। जो लिंग और विकलांगता है वो महिलाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है, या इस पे ये भी आ सकता है कि महिलाओं को कैसे दोहरा भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ लिंग और विकलांगता के आधार पर। तो इसी में ही पूरा क्वेश्चन है टॉपिक। तो पहले है कि विकलांगता को परिभाषित करना डेटा एकत्र करने और विकलांग लोगों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया है विकलांगता को परिभाषित करने के लिए, जिसमें कि डेटा एकत्रित करना और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए नीति तैयार करने के लिए एक तरीके से तत्व के रूप में इन्हें देखा गया है। हालांकि जो विकलांगता है उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा सके। ऐसी कोई विकलांगता की परिभाषा नहीं है जिसे जो सार्वभौमिक रूप है उस रूप से स्वीकार किया जा सके। लेकिन कई परिभाषाएं ऐसी हैं जो दुनिया भर में काफ़ी सारे संगठन थे उनके द्वारा दी गई हैं। इन परिभाषाओं का उपयोग जनगणना सर्वेक्षणों में विभिन्न अक्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो ये परिभाषाएं संगठनों द्वारा दी गई थी उन परिभाषाओं का उपयोग जनता के लिए उनके सर्वेक्षण में जो अक्षमताएं हैं उनके कार्य करने में जो वो बाधाएं आती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। विकलांगता की कुछ परिभाषाएं यहाँ हैं जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है 3 संगठन थे जिन्होंने विकलांगता को परिभाषित किया। पहला संगठन है कि विकलांग शिक्षा अधिनियम, जिसमें IDEA जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, विकलांग व्यक्ति को विकलांग बच्चे के रूप में ये परिभाषित करता है और जिसका अर्थ है मानसिक मंदता, बहरापन, किसी भी तरीके की कमी जो होती है या किसी भी तरीके की सीखने की अक्षमता हो गई, इनको कहा गया है। कोई सी भी मस्तिष्क में चोट हो गई, ऑर्थोपेडिक भी एक बीमारी है और अन्य कोई भी स्वास्थ्य हानि है उसको परिभाषित करता है। और जो संगठन है इसका कहना ये है कि इनको भी विशेष शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि इन्हें भी अपनी क्षमता की कमी महसूस ही ना हो और यह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये जो संगठन है इनका कहना यही है, जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं विकलांग बच्चे के रूप में उनको परिभाषित किया गया है, जिनमें ये सब बीमारियां अगर प्रस्तुत हैं, अगर विद्यमान हैं, तो उन लोगों को भी बाकी लोगों की तरह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बल्कि स्पेशल शिक्षा दी जानी चाहिए। स्पेशली स्टडी से रिलेटेड उन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए और जो सामान्य व्यक्ति है उन्हीं के साथ ट्रीट करना चाहिए। सेकंड है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विकलांगता को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है जिसमें हानि, गतिविधि सीमाएं और जो भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। एक विकलांगता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिसमें हानि हो किसी प्रकार की, किसी चीज़ में हार हो, या गतिविधि मतलब कोई भी कार्य करने में उसमें एक लिमिट हो, या फिर किसी में पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हानि शरीर के कार्य में एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा किसी कार्य या क्रिया को पूरा करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है। मतलब हानि है किसी शरीर में कोई भी कार्य करता है उसमें एक समस्या उत्पन्न करती है, और जो गतिविधि सीमाएं हैं उसमें किसी कार्य को पूरा करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है। मतलब कि जो सामने कठिनाई नज़र आने लगती है उसे बोला जाता है गतिविधि सीमाएं। बल्कि जो भागीदारी प्रतिबंध है वो उसके द्वारा व्यक्ति जीवन है स्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या है।
एक व्यक्ति ये चीज़ अनुभव करता है कि उसको किसी चीज़ में भागीदारी नहीं हो सकती, वो भी एक समस्या ही है इनके लिए कि वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत को दर्शाती है जिसमें वह रहता है। इस प्रकार से जो विकलांगता है एक जटिल घटना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़, जो किसी व्यक्ति के शरीर और समाज की विशेषताओं के बीच जो भी बातचीत होती है, जो दिखाया जाता है, जो दर्शाया जाता है, उसमें वो कंपैरिजन होता है इनके बीच में, एक बातचीत को दर्शाती है जिसमें वह रहता है एक समाज में। थर्ड परिभाषा है विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उन पर कन्वेंशन की प्रस्तावना CRPD 2006 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अपनाया गया था, विकलांगता का वर्णन करते हुए कहती है कि विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय बाधाओं और व्यवहार से उत्पन्न होती है। मतलब जो विकलांगता है, विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरण बाधाएं, मतलब जो एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, स्ट्रगल करके उनके जो बिहेवियर है उससे उत्पन्न होती है जो विकलांगता है, और जो उनके पूर्ण विकास में बाधा डालती है। दूसरे के साथ समान आधार पर समाज में भागीदारी को प्रभावित करती है। दूसरे के साथ अगर समाज समान आधार पर समाज में भागीदारी नहीं होगी, वो भी इसमें प्रभावित करती है। अब आती है बात कि लिंग और अक्षमता, मतलब विकलांगता और लिंग के आधार पर जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से देखा गया था, उनको कैसे प्रभावित करती हैं। तो लंबे समय से जो महिलाएं हैं उनको समाज में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा महिलाओं को लिंग के आधार पर सामना करना पड़ता था, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी इनके बीच में जिनका सामना ये करती थी, और वे सामाजिक बहिष्कार और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में गैर भागीदारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जो महिलाएं हैं वो सामाजिक बहिष्कार भी की जाती थी इसके चक्कर में, विकलांगता की वजह से, या विकलांग नहीं भी होती थी तब भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा नीची जाति का समझा जाता था, उन्हें गिरा हुआ समझा जाता था, उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था विकलांगता के आधार पर, और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें भाग लेने की परमिशन उनको नहीं थी। और जो प्रत्येक बच्चे हैं उनका अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पूरा मौका मिले, लेकिन लैंगिक असमानता खासकर विकलांगता की कुरीति की वजह से ये ठीक से फल फूल नहीं पाते हैं। मतलब कि जो प्रत्येक बच्चे हैं उनका तो अधिकार है इस चीज़ का कि वो अपनी क्षमता के आधार पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने विकास का पूरा मौका मिले उन्हें, और जो लैंगिक असमानता है खासकर विकलांगता, उसकी वजह से ये लोग फल फूल नहीं पाते, उनका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता। परिवार और समाज में जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनकी भूमिका को पहले पुरुष द्वारा परिभाषित किया जाता था। पहले पुरुष इनका फैसला किया करते थे क्योंकि वो परिवार में मुखिया के रूप में जानते थे। और जो विकलांगता है उन्होंने महिलाओं को उनकी अक्षमता और उनके लिंग के कारण दोहरे भेदभाव के रूप में चित्रित करने के लिए मजबूर किया गया था। जो विकलांगता है, विकलांगता ने महिलाओं को उनकी अक्षमता महसूस कराई और उनके लिंग के वजह से, क्योंकि वो फीमेल थी, उसकी वजह से उनके साथ दोहरा भेदभाव किया जाता था, उसके रूप में इन्हें मजबूर किया गया, चित्रित करने पर मजबूर किया गया। दोगुने हाशिए पर रहने के कारण, दूसरे नंबर पर होने की वजह से विकलांग महिलाओं को अक्सर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों की कमी होती थी। मतलब कि दूसरे नंबर पर होने की वजह से विकलांग महिलाओं को काफ़ी जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां उनमें भाग लेने की परमिशन ही नहीं मिलती थी, उनमें अवसर ही प्रदान नहीं किए जाते थे उन लोगों को। नतीजतन वह यौन व शारीरिक शोषण के शिकार बन जाते हैं कि उस टाइम जब इसका नतीजा ये निकलता है कि वह शारीरिक शोषण के भी शिकार बन जाते हैं। विकलांग महिलाओं में आने वाली बाधाओं के कारण आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब होती हुई नज़र आती है। जो विकलांग महिलाएं हैं उनमें रोज़गार के और कई अवसर ऐसे थे जिनमें आने वाली बाधाओं के कारण आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आई थी। हमारे समाज में व्यवहार संबंधी बाधाएं जो हैं वो लिंग आधारित भेदभाव को जन्म देती है। हमारे समाज में जो भी व्यवहार किया जाता था, उनके साथ बिहेवियर रहता था समाज का विकलांग महिलाओं के साथ, वो लिंग आधारित भेदभाव को जन्म देती है, जो आगे चलकर हानिकारक सामाजिक प्रथाएं बन जाती हैं।
उनके साथ बिहेवियर के आधार पर उनके साथ मतलब बिहेव अच्छा नहीं किया जाता था, उसकी वजह से लिंग आधारित भेदभाव उनके साथ वो होते थी। उसका जन्म हुआ था इसी बिहाफ पर, जो आगे चलकर एक सामाजिक प्रथा के रूप में नज़र आने लगी थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, प्रारंभिक गर्भावस्था हो गया, या महिला जन्नांग विकृति। कुछ ऐसी बीमारियां हैं औरतों में जो उत्पन्न होने लग गई थी, विकलांगता का रीज़न बनी थी। और जागरूकता और संसाधनों की कमी खराब स्वास्थ्य का अधिक जोखिम पैदा करती है। जो जागरूकता की कमी और संसाधनों की कमी, उन लोगों को ये चीज़, उनको जागरूक ही नहीं किया जाता था, और संसाधनों की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होता हुआ नज़र आता था। नतीजतन विकलांग महिलाएं कई प्रजनन रोगों की चपेट में आ जाती हैं। मतलब इसका नतीजा ये निकलता है कि जो विकलांग महिला हैं, बहुत सारी प्रजनन रोग ऐसे हैं, बीमारियां ऐसी हैं, उनकी चपेट में वो आ जाती हैं। ये खेल संबंधी, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी में अधिक बाधाएं उत्पन्न करता है। खेल संबंधी कोई भी गतिविधि हो गई, धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। समावेशी समाज की प्रगति के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की भूमिकाओं को समझने की ज़रूरत है। मैंने ऊपर बता दिया कि किस प्रकार से महिलाओं को किस प्रकार से परेशानी होती थी लिंग के आधार पर या विकलांगता के वजह से, लेकिन समावेशी समाज की प्रगति के लिए, मतलब अच्छे समाज की प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए पुरुषों और महिलाओं की भूमिका जो है, उन दोनों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर कि महिलाओं को। और विकलांग पुरुष है और महिलाएं हैं, दोनों के लिए सभी सामाजिक पहलुओं में पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। मतलब जितनी भी सामाजिक पहलू है, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें भागीदारी की आवश्यक है, महिलाओं और पुरुषों को समान भागीदारी। और कई विद्वान जो हैं वो विकलांग महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ और सामाजिक बहिष्कार के उनके अनुभव को अपने लेख में ला रहे हैं। जो कई विद्वान हैं उन्होंने भी विकलांग महिलाओं के बारे में और लड़कियों के बारे में लिखा, उसमें उनको किस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार किया गया था, उनका जो अनुभव औरतों को हुआ था, उनको भी उन विद्वानों ने अपने लेख में लिखना शुरू कर दिया था। और विकलांगता और लिंग की जो उपन्यास समझ है वो विकसित कर रहे हैं। एक अच्छी जो समझ है विकलांगता और लिंग के आधार पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उसकी जो एक समझ है उसको विकसित करने में लगे हुए थे। विद्वानों ने सामाजिक बहिष्कार, उत्पीड़न और विकलांग महिलाओं के भेदभाव के मुद्दों को सबसे आगे रखा था। जो विद्वान हैं उन्होंने सामाजिक बहिष्कार में जितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी महिलाओं को, और जो विकलांग महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उनके मुद्दों को सबसे आगे रखा था। दुनिया भर में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए और उनके विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पहल की गई है। कुछ पहल की गई थी महिलाओं और लड़कियों के लिए, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा उनके अधिकारों की मांग की गई थी। विभिन्न भारत ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, भारत की भी उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा पहल की गई थी। मतलब अच्छी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करने लग गए थे, नए संगठन बनाने शुरू कर दिए गए थे, खास करके भारत में विकलांग महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए। नीतिगत पहल में ये बताया गया है, ये नीतिगत पहल मतलब भारत द्वारा की गई थी। जो पहली पहल ये थी कि 1949 में संगठन बनाया गया था मानसिक विकारों और उसके इलाज को समझने के लिए। 1949 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया था, NIMH की स्थापना की गई थी, और इस संस्थान में रोकथाम और उपचार की बड़ी कंपनियों के विकास के लिए नैदानिक शोध किए गए थे, क्लिनिकली शोध प्रयास किए गए थे। मतलब कि मानसिक विकार, जो मेंटली जिन लोगों को परेशानी होती है, बीमारियां होती है जिनको, और उनके इलाज को समझने के लिए एक संगठन बनाया गया था, एक संस्थान बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। और इस संस्थान में रोकथाम और उपचार मतलब प्रिकॉशंस वगैरह भी दिए गए थे, और उसका जो इलाज है उसकी भी कंपनियों को विकास के लिए इन्होंने क्लिनिकली बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे। नेक्स्ट है 1970 में भी एक संस्था बनाई गई थी विकलांग बच्चे के लिए एकीकृत शिक्षा, IEDC
की शुरुआत हुई थी भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियमित स्कूलों में हल्के से मध्यम विकलांग बच्चों को अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कदम था। जो विकलांग बच्चे हैं, हल्के से मध्यम मतलब जिन लोगों को कम विकलांगता है जिनके अंदर और ज़्यादा विकलांगता है जिनके अंदर, उन बच्चों को अवसर प्रदान करने के लिए ये बनाया गया था, ये संस्था बनाई गई थी। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समाज में विकलांग बच्चों को एकीकृत करना था। एकीकृत मतलब कोऑर्डिनेट करना था, मतलब मिलजुल कर रह सके, सामाजिक बहिष्कार ना हो उन बच्चों का, मतलब अलग ना समझा जाए, उन्हें बिल्कुल समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्ति अधिनियम। ये बनाया गया था PWD 1995 में। समाज के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। जो समाज के सभी पहलू हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, उनमें विकलांग व्यक्तियों की समान भागीदारी को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अधिनियम SSA 2001 में बनाया गया था। भारत में सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था 2010 तक, ये बनाया गया था 2001 में, और इसका उद्देश्य ये था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करी जाए और स्कूलों में नामांकन करना था। मतलब इसका उद्देश्य यही था कि 6 से 16 साल के बच्चे जो हैं, विकलांग बच्चे जो हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और जैसे समान व्यक्ति को कराई जाती है, और स्कूलों में उनका नामांकन मतलब एडमिशन होना चाहिए। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि शून्य अस्वीकृति नीति है, जिसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की विकलांगता के आधार पर नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता। ये एक जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये थी, शून्य अस्वीकृति नीति है। अस्वीकृति मतलब एडमिशन को रिजेक्ट वो नहीं कर सकते थे। किसी भी बच्चे का अगर एडमिशन होता था स्कूलों में तो उसका नाम हटा नहीं सकते थे, किसी भी विकलांगता के बच्चों को। नेक्स्ट आता है 2009 में भी एक अधिनियम बनाया गया था। ऐतिहासिक बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2009। इस अधिनियम के अनुसार ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको बिना किसी भेदभाव के प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 2009 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि जैसे कि हमारे स्कूल में 8th तक सब बच्चों को पास कर दिया जाता है, वही थी 6 से 14 साल के बच्चों को उनको पास करने की परमिशन मिली हुई थी। इससे 2009 में एक अधिनियम बनाया गया था इस बिहाफ पे कि किसी भी भेदभाव के प्रारंभिक शिक्षा, किसी भी भेदभाव के बिना इनको पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब फ्री में इनकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे कि 8th तक पास आउट करने के लिए फ्री शिक्षा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो परमिशन मिली हुई थी इंडिया में। उसके बाद इसको एजुकेशन के पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन जो 8th तक थे हमारे, उनकी फ्री शिक्षा थी, बिल्कुल फ्री बुक्स वगैरह भी अपलोड कर देते थे वो लोग स्कूल में। तो यही स्टोरी थी 2009 में जब बनाया गया था। यह पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि विकलांगता को परिभाषित कर दिया पूरा, और इसमें जो महिलाओं की भागीदारी थी, किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था वो भी बता दिया, और इसमें नीतिगत पहल क्या की गई थी भारत द्वारा ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पहल किए गए थे, जिसमें बुक में सिर्फ भारत के द्वारा लिखा गया था। तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा पढ़कर, और कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। And thanks for watching my video.